all, we have that S is equal to V1, V2, V3 is a set, and that is a basis of V3R. So let me find out the solution. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो चीज़ गिवन है मैं उसी से स्टार्ट करूँगा कि हमें एक सेट गिवन है जिसका नाम है S, और जिसके पास जो एलिमेंट हैं वो है V1, V2 एज वेल एज V3, और ये क्या है बच्चों, ये एक बेसिस है किसका, V3, यानी कि V3R मतलब ये एक वेक्टर स्पेस है एंड इज अ बेसिस ऑफ V3R, मीन्स इस वेक्टर स्पेस का एक बेसिस आपको गिवन है। तो इसका मतलब जो हम ड्यूल बेसिस बनाना चाहते हैं उसके किसका, S का, इसका मतलब जो ड्यूल बेसिस बनेगा उसके रिस्पेक्ट में मुझे कुछ एलिमेंट चाहिए। ड्यूल बेसिस की डेफिनेशन से आपको एक बात क्लियर है, ड्यूल बेसिस तब बनता है जब हम कुछ फंक्शंस को कलेक्ट करते हैं, यानी कि मान लीजिए आपको कोई ड्यूल स्पेस क्रिएट करना है तो ड्यूल स्पेस को हम बोलते हैं V स्टार, और इसमें एक्चुअली होता क्या है कि वो सारे फंक्शन जिसके अंदर लिखे जाते हैं, जो फंक्शंस आपके कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, जो आप फंक्शन आपके V से लेके और उसके अंदर की जो फील्ड होती है F फील्ड। अब जैसे ये वेक्टर स्पेस आपका किस पे बना हुआ, R पे बना हुआ, तो इसमें फील्ड का काम कौन कर रहा है, R कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, R आएगा। तो एक ऐसा सेट, एक ऐसा जो कलेक्शन बन जाती है उसको हम ड्यूल स्पेस बोलते हैं। इसका मतलब ड्यूल स्पेस वो होता है जिसके पास सारे फंक्शंस होते हैं जो वेक्टर स्पेस और जो फील्ड है उसके कॉरस्पॉन्डिंग्स होते हैं। सो इट मीन्स मैं जो ड्यूल स्पेस बनाने जा रहा हूँ उसमें मैं कुछ एलिमेंट को कंसीडर कर सकता हूँ। सो आई एम जस्ट कंसीडरिंग देन द कोरस्पॉन्डिंग ड्यूल बेसिस, इसके रिस्पेक्ट में जो ड्यूल बेसिस बन सकता है वो क्या हो सकता है। कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूल बेसिस इज व्हाट, दैट मस्ट बी ऑफ, एक ऐसा सेट होगा जिसके पास यहाँ पे 3 एलिमेंट है तो 3 ही फंक्शन आप ले सकते हैं, F1, F2, F3। आपको पता है कि ड्यूल बेसिस के पास सारे फंक्शंस होते हैं, तो आई हैव 3 एलिमेंट्स, सो दैट्स व्हाई आई जस्ट टेकन 3 फंक्शंस F1, F2, F3। तो एक सेट कंसीडर कर रहा हूँ मैं, और वो एक सेट जो आप बना रहे हो वो सेट किस तरीके से रिएक्ट करने वाला है दोस्तों। अब देखिए एक्चुअली हो क्या रहा है, जो आपका सेट है V1, V2, V3 वाला S जो सेट है, इस पे आप फंक्शंस इसके ऊपर आप F1 लगाओगे, F2 लगाओगे, F3 लगाओगे, तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि F1 को V1 पे लगाएंगे या F1 को V2 पे लगाएंगे या V3 पे लगाएंगे। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम एक फंक्शन की कंसीडरेशन करते हैं कि Fi, और इसको लगा देते हैं मान लीजिए Vi पे, Fi ऑन Vi। तो इससे एक जो एलिमेंट्स जनरेट होंगे उसको मैं बोल देता हूँ डेल्टा IG, जिसको क्रॉनिकल डेल्टा के नाम से हम जानते हैं। तो डेल्टा IG आपको 2 वैल्यूज देगा बच्चों, एक देगा 1 और एक देगा 0। अब आपके माइंड में आएगा कि सर 1 और 0 ही क्यों देगा। एक्चुअली जो आपका फील्ड है वो है रियल नंबर का, तो हम जब भी एक रियल नंबर के फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस को डिलीवर करते हैं तो वो डेफिनेटली जो क्रॉनिकल डेल्टा, ये इसके ऊपर एक आर्टिकल है, पीछे हम कर चुके हैं, जो क्रॉनिकल डेल्टा वो ऑलवेज इस तरीके से ही डिफाइन किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जब आप F1 V1 पे लगाओगे तो वैल्यू आएगी 1, और जब आपका F1 V2 पे लगेगा, यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो आंसर आएगा 0। गेटिंग योर पॉइंट? ओके, नाउ सी, अब जो फंक्शन हम कंसीडर कर चुके हैं F1, F2, F3, लाइक तो ये फंक्शन रिएक्ट कैसे कर रहे होंगे, जो आई एम जस्ट कंसीडरिंग लेट कि जो आपका F1 फंक्शन है, ये देखो जो V है वेक्टर स्पेस आपको 3 टपल्स के एलिमेंट्स का है, तो ऑब्वियसली बात है 3 टपल्स के एलिमेंट्स के ऊपर ही आपका फंक्शन अप्लाई होने वाला है। तो एक थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ और डिफाइन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए ये है वो आपका सेट जो है वेक्टर स्पेस V3 वाला, V3 ओवर R है, तो यानी कि जो फील्ड काम कर रही है वो कैसी है, वो एक रियल नंबर की फील्ड है एंड दैट इज फील्ड इज R। तो यहाँ पे बच्चों आप 3 फंक्शन अप्लाई कर रहे हो, एक है F1, दूसरा है F2 और सिमिलरली तीसरा फंक्शन लिया आपने F3। यहाँ पे 3 एलिमेंट भी हैं V1, V2, V3, इन तीनों के ऊपर आपने फंक्शन को अप्लाई करना है। बट बात यह कि जो F1 फंक्शन है वो जब किसी पे भी अप्लाई होगा वो कैसा होगा। अब ये V3 है तो डेफिनेटली जो भी एलिमेंट यहाँ पे होगा वो 3 टपल्स का होगा। जैसे आपको यहाँ पे बताया गया कि V3 जैसे एलिमेंट लिखा आपने, V3 देखिए 3 टपल्स का एलिमेंट है, 1, 2 एंड 3 एलिमेंट्स आर देयर।
सो इट मीन्स यहाँ पे भी जो फंक्शन अप्लाई होगा वो किसी 3 टपल के एलिमेंट पे लगेगा। तो एक फंक्शन को जो मैं कंसीडर करता हूँ अपनी तरफ से, लेट कर लेते हैं कि ये किसी x, y और z पे अगर लगेगा तो ये ओपन कैसे होगा। तो वी आर जस्ट टेकिंग कि ये इस तरीके से ओपन हो सकता है a1x और a2y और a3z। ठीक है, कोई और किसी वे से भी करना चाहे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम इसको लेट कर रहे हैं कि फंक्शन किसी ना किसी वे से तो ओपन तो होंगे ना, तो हम मान के चल रहे हैं कि फंक्शन इस तरीके से ओपन हो सकते हैं। अगर F2 आप इन पे लगाओगे तो हो सकता है वो ओपन होंगे b1x एंड b2y एंड b3z, इस तरीके से ओपन हो सकते हैं। सिमिलरली अगर आप F3 को लगाओगे x, y, z पे, तो यहाँ पे एक और कॉन्स्टेंट मैं अप्लाई कर लेता हूँ, c1x और c2y और c3z, इस तरीके से ओपन हो सकते हैं। अब मान लीजिए कि ये जो एक है ना, ये आपके पास इक्वेशन नंबर बन गई फर्स्ट। ओके, तो अब मुझे इस पूरी इक्वेशन ऑफ सिस्टम को सॉल्व करना है। ओके, सो नाउ टू सॉल्व इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं, लाइक a1 a2 की वैल्यू निकाल के दूसरे इनपुट कर सकते हैं, जैसा भी आपको सूटेबल लगे आप इनका यूज कर सकते हैं। बट मुझे अभी x, y, z के रिस्पेक्ट में वैल्यूज नहीं चाहिए। मेरे पास जो वैल्यूज हैं, जो वेरिएबल्स हैं, वो है v1 v2 v3। ओके, तो उसके लिए मैं क्या काम करते हैं, तो इसको अभी सॉल्व नहीं करें। आप क्या कीजिए, आपका जो f1 है उसको आप अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, उसको आप अप्लाई करेंगे v1 के ऊपर। तो f1 जब v1 के ऊपर अप्लाई होगा तो f1 v1 की वैल्यू देखिए क्या थी। तो हमारे पास जो v1 की वैल्यू थी वो थी दोस्तों दिस वन, वी हैव v1 -1 1 एंड 1, v2 दिस एंड v3 दिस, ये तीनों एलिमेंट्स को मैं यूज करने जा रहा हूं। तो देखिए f1 को आप किस पे लगा रहे हैं, -1 1 एंड 1 पे। तो f1 देखिए ओपन किस तरीके से हो रहा है, f1 ओपन हो रहा है इस तरीके से, a1 दिस, a2 दिस एंड a3 दिस। तो a1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -a1, और नेक्स्ट एलिमेंट क्या बन जाएगा a2, और नेक्स्ट एलिमेंट क्या बन जाएगा a3। am I right here? क्लियर? ओके, एंड सिमिलरली जब आप अप्लाई करेंगे F2 को, दैट हैविंग ऑफ V2, तो ये अप्लाई होगा आपका F2 किसके ऊपर, 1 -1 as well as 1. So here you got a a1 and minus of a2 and plus of a3. Similarly आप अप्लाई करेंगे f3 of v3 पे, तो here you got what, f3 and 1 1 as well as -1। तो यहाँ पे आपको मिलेगा a1, सॉरी ये आपके स्केलर a1, और यहाँ पे आपको मिलेगा a2, और यहाँ पे मिलेगा आपको माइनस के a3। अब दोस्तों एक चीज वापस चलते हैं क्रॉनिकल डेल्टा की तरफ। क्रॉनिकल डेल्टा ने आपको बताया था कि जब आप f1 को v1 पे लगाओगे तो आंसर आएगा 1। ओके, और जब आप f2 को, यानी कि ये दोनों सेम होंगे तो वैल्यू 1 आएगी, और दोनों अलग अलग होंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास, सॉरी ये फंक्शन हमने f1 ही है हमारे पास, तीनों को मैंने f1 की तरीके से ओपन किया, क्योंकि यहाँ पे a1 a2 a3 लिखा है, b1 को f2 को भी ओपन नहीं किया, सिर्फ f1 का काम कर रहे हैं। तो जब f1 v1 होगा तो इसका आंसर क्या आना चाहिए 1, और f1 v2 हो जाएगा तो आंसर 0, और f1 v3 हो जाएगा तो भी आंसर क्या आएगा 0। अब ये आपके पास बन गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और इसको देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों आप सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को। इसको आप कैसे भी सॉल्व कर लें, चाहे आप ax = मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं, आप इसको वेरिएबल सेपरेशन से सॉल्व करना, जैसा भी आपको, तो मैं इसको ax = b वाले मेथड से सॉल्व करने की ट्राई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका a मैट्रिक्स बनेगा वो कैसा होगा, और x क्या होगा, b क्या होगा, ये आप मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। तो मेरे पास जो a वाली मैट्रिक्स होगी वो कुछ ऐसी होगी, -1 1 1 और 1 -1 1 एंड 1 1 एज वेल एज -1 a होगा, और x जो है वो है बच्चों a1 a2 और a3, एज वेल एज जो b होगा दैट मस्ट बी 1 0 एंड 0। तो अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप इसका इन्वर्स निकाल के करें, या फिर आप इसको जो हमारा ऑगमेंट मैट्रिक्स वाला मेथड है मैं इसको वैसे भी सॉल्व कर सकता हूं। तो मैं इसके ऑगमेंट मैट्रिक्स वाला मेथड थोड़ा सा आपको याद करा देता हूं।
इससे सॉल्व करो। आप किसी भी वे से चाहे आप सॉल्व कर सकते हैं, मैं फिलहाल इस वे से सॉल्व करने की ट्राई कर रहा हूँ। तो जल्दी से इसको लिख लेते हैं, 1 -1 1, क्योंकि ये जो पार्ट है ये आई होप सो कि हर बच्चे को क्लियर है। तो आप बच्चों अपने वे से करना जैसा आपको सूटेबल लगे। आप यहाँ से a1 a2 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हैं, जैसा भी आपको सही लगे। तो हेयर आई कैन सी आई विल जस्ट चेंज रो 1। ओके, तो मैं चाहता हूँ चेंज रो 2 में, और रो 2 को रो 1 में ऐड कर दिया जाए, और मैं चाहता हूँ चेंज इन R3 एज वेल एज R3 भी ऐड कर दिया जाए R1 में। तो इससे जो मेरे पास इक्वेशन, जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो कैसी होगी? तो द न्यू मैट्रिक्स विल बी लाइक दैट। पहली रो में कोई चेंज नहीं है, -1 1 1 एंड 1 विल बी सेम, -1 + 1 0, -1 + 1 0 एंड 1 एंड 1 2, एंड ये बन जाएगा 1। -1 + 0 और 1 एंड 1 2 बन जाएंगे, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 0 एंड हेयर बिकम्स 1। लॉजिक क्लियर? ओके, तो अब आप इसको थोड़ा सा और चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं दोनों रोज को आपस में इंटरचेंज कर रहा हूँ, और इंटरचेंज करने से मुझे कुछ मैट्रिक्स ऐसी मिलेगी, -1 1 1 एज वेल एज 1, एंड हियर यू गॉट अ 0 2 0 एंड 1 एंड 0 0 2 एंड 1। क्लियर? ओके, तो यहाँ से मैं इजिली a1 a2 a3 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूँ, एंड हियर आई एम जस्ट गोइंग टू कैलकुलेट। सी, ओके, तो मेरे पास जो मैट्रिक्स बनी बच्चों नई वो कुछ ऐसी थी, लाइक -1 1 1 एंड 1 एंड 0 2 0 एंड 1 एंड 0 0 2 एंड 1. So from this relation I can easily say that minus of a1 plus of a2 plus of a3 is equal to 1, and 2 of a2 is equal to 1, and 2 of a3 is equal to 1. So from this relation I can say that a3 is equal to half, and also a2 is equal to half, and even when I will replace the value of a3 and a2, जब मैं दोनों की वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस करूँगा तो आपको जो a1 की वैल्यू मिलेगी वो इजीली यहाँ से मिल जाएगी। और बच्चों जो a1 आएगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आएगा 0, क्योंकि ये भी हाफ इसको पुट करोगे, हाफ इसको पुट करोगे 1 हो जाएगा, और इक्वल टू जाके 0 हो जाएगा, तो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ओके, तो तीनों जो वैल्यूज़ हैं वो मैंने कैलकुलेट कर लिया। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे f1 जो x y z जो लिखा था वो एक्चुअली फंक्शन क्या था? वो था a1 ऑफ x प्लस a2 ऑफ y प्लस a3 ऑफ z। सो मेरे पास a1 की वैल्यू भी आ गई है, दैट इज़ 0 ऑफ x, प्लस a2 की वैल्यू आई है 1/2 ऑफ y, और a3 की वैल्यू आई है 1/2 ऑफ z। तो हाफ हाफ कॉमन लीजिए, और यहाँ पे आपको मिल गया y प्लस z। ओके, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? अब बच्चों आपको करना क्या है? सिमिलरली जब आपने f1 निकाला है, सिमिलरली आप f2 भी कैलकुलेट कर लेंगे, एंड f3 को भी आपने सिमिलरली इस तरीके से ही कैलकुलेट करना है। तो जब आप f2 को कैलकुलेट करोगे, एंड सी नाउ टू कैलकुलेट f2, सो इफ यू हैव f2 xyz, तो आपने f2 को किस पे अप्लाई किया? आपने f2 को अप्लाई किया किस पे? v2 पे। और जैसे आप इसको v2 पे अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब क्या आएगा? f2 ऑफ दैट वाज 1, सॉरी पहले v1 पे अप्लाई करते हैं। v1 की वैल्यू थी -1 1 एंड 1, तो देखेंगे क्या रिजल्ट आएगा। फिर आप f2 को अप्लाई करोगे किसके ऊपर? v2 के ऊपर, एंड सिमिलरली आप f2 को अप्लाई करोगे किसके ऊपर? v3 के ऊपर, and here you can see it will becomes -1 1 and 1, and here it will becomes 1 1 and -1। तो तीनों रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो -1 इसको, अब देखो ये यहाँ पे क्या कैसा स्केलर था? b1 वाला स्केलर था, तो here you can say it will becomes -b1, ओके, एंड प्लस b2 एंड प्लस b3। यहाँ देखिए ये है f2 और ये है v1, तो 2 और 1 डेल्टा कहता है, डेल्टा क्रॉनिकल डेल्टा से, तो अगर सेम होते तो 1 आता, और दोनों अलग अलग है तो 0 आएगा। एंड यहाँ पे बन जाएगा b1
माइनस ऑफ B2 एंड प्लस ऑफ B3, यहाँ पे दोनों सेम है, F2 B2, तो ये आंसर आएगा 1। बिल्कुल सेम रिजल्ट जो पीछे वाला, देखो वहाँ A1 को कैलकुलेट किया था, यहाँ पर B1 को B को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वहाँ सारे A वाले आए थे, यहाँ सारे B वाली वैल्यू आएंगी, तो बाकी रिजल्ट सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है दोस्तों। ओके, तो अब जो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन जाएगा, आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद आपको B1 B2 B3 सबकी वैल्यूज मिल जाएगी, और इससे आपको मिलेगा F2 ऑफ एक्स वाई जेड। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो जो F2 ऑफ एक्स वाई जेड है उसकी कुछ वैल्यू आएगी बच्चों, ऐसी आएगी। तो हेयर आई एम डायरेक्टली गोइंग टू राइट आउट दैट विल बिकम्स x/2 एंड प्लस 0 ऑफ y एंड प्लस z/2, इसका मतलब आएगा 1/2 एंड x प्लस z। सिमिलरली आप कैलकुलेट कर लेंगे F3 ऑफ एक्स वाई जेड, एंड ये बन जाएगा आपके पास ऐसा ही कुछ बनेगा, बट इसके अंदर दोनों वैल्यूज आएंगी x और y वाली, यानी कि हाफ ऑफ x प्लस y। सो सिमिलरली यू हैव कैलकुलेटेड ऑल द F1 F2 F3, तो इट मीन्स अब आप रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं, एंड हेयर यू कैन से दैट कि जो आपका फंक्शन था F1 F2 एंड F3, तो ये आपके पास वैल्यू बन चुकी हैं 1/2 ऑफ, तो पहली जो वैल्यू थी x, जो F1 की वैल्यू आपके पास आई थी, F1 की वैल्यू में आए थे y और z, तो हाफ ऑफ y प्लस z प्लस, और ये आ जाएंगे हाफ ऑफ x प्लस z, और ये आ जाएंगे बच्चों हाफ ऑफ y प्लस x, सॉरी कॉमा आएंगे यहाँ पे, प्लस नहीं आएगा, तीनों एलिमेंट्स हैं, तीनों एलिमेंट्स आपने कैलकुलेट कर दिए, और यही आपका क्या है,